Welcome you all in Lingua File Karaka Prakaranam, where we all welcome you for this course on the behalf of Sanskrit Ayanam, German, French, Japanese, Spanish, English, Hindi. Like yesterday, we will continue our Karaka Prakaranam. Yesterday we saw introduction of Karaka, Prathama, Dvitiya, Tritiya Vibhakti. Let's begin with Sampradhanam Chaturthi. Now, when we are dealing with Sampradhanam Chaturthi, what is the main thing that we should understand? क्या समझना चाहिए हमें संप्रदानम चतुर्थी में, वो हम देखेंगे। संप्रदानम चतुर्थी जब भी ऐसा कहते हैं तभी संप्रदानम यानी क्या, ये पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज संप्रदानम? यदि अगर मुझे पाणिनि की जी की भाषा में कहना है संप्रदानम यानी क्या, तो एक सूत्र आता है पहले अध्याय के चौथे पाद का 32वां सूत्र, जो कहता है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। यह सूत्र से मुझे पूरा बोध नहीं होता है। काशिका वृत्ति पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द ऐड हो जाता है और वह शब्द है दानस्य। सो इस तरीके से दानस्य कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम स्यात्, ऐसा उसका पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। दानस्य कर्मणा, दान देने की कृति से जो अभिप्रेत है, मतलब जिसको दान दिया जा रहा है, जो दान लेने वाला है, रिसीवर है, संप्रदानम स्यात्, वह संप्रदानम हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है। उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। अहम गणेशाय मोदकम यच्छामि, मैं गणेश जी को मोदक दे रहा हूं। तो इसमें देने की क्रिया जो कर रहा है वो कर्ता अहम है, बट जो रिसीवर है वो गणेशाय है, इसीलिए गणेश यह संप्रदानम है। राजा भिक्षुकाय धनम ददती ददाती, राजा भिक्षुकाय धनम ददाती। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि राजा जो है वो करता है, वो देने की क्रिया कर रहा है, लेकिन वो किसको दे रहा है? भिक्षुकाय, भिक्षुक जो याचक है उसको वो दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया है कि भिक्षुक जो है वो रिसीवर है, लेने वाला है, इसलिए उसे संप्रदानम कहेंगे। तो पहले वाक्य में गणेशाय संप्रदानम है, दूसरे वाक्य में भिक्षुकाय संप्रदानम है। इसीलिए पाणिनि जी ने दूसरा एक सूत्र कहा चतुर्थी संप्रदाने। जब भी संप्रदान रहेगा, जो भी संप्रदान रहेगा उसको चतुर्थी विभक्ति में लिखो। इसलिए वाक्य आ गया विप्राय गाम ददाती। विप्र यानी ब्राह्मण, गाम यानी काव, ददाती यानी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? राजा देता रहेगा या और कोई देता रहेगा, यहाँ पे कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं है। चतुर्थी संप्रदाने, संप्रदान जो है उसको चतुर्थी में रखो। विप्राय में मूल शब्द है विप्र, देव की तरह। देव का चतुर्थी एक वचन देवाय, उस तरीके से विप्र का चतुर्थी एक वचन हो गया है विप्राय, और इसीलिए उन्होंने कहा है विप्राय गाम ददाती। यहाँ पर विप्र रिसीवर है, लेने वाला है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे यह सिचुएशन में एडजस्ट कर दिया है। तो वी कैन अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि किस तरीके से हम लोग इसको चतुर्थी संप्रदानम के हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आफ्टर नोइंग चतुर्थी संप्रदानी, चतुर्थी के बारे में पता चलने के बाद नेक्स्ट चीज अगर हम लोग देखेंगे तो चतुर्थी में तो रिसीवर है ही, बट इतना ही सिर्फ है उसके अंदर, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ और भी उन्होंने एक और सूत्र कहा है पाणिनि जी ने, जिसके लिए चतुर्थी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो पता चलेगा हमें। और उसमें आता है नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब षट योगाच।
द रीजन बिहाइंड गिविंग सच अ टोन, बिकॉज इतना लंबा चौड़ा वर्ड है, उसको पढ़ना याद रखना becomes very difficult. So वो सब चीज इजी होने के लिए we have made such provision by which we can understand नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाधा lam va shad yogacha. So in this way there are, you will find 6 words are there. First word is namah, second word is swasti, third word is swaha, fourth word is swadha, fifth word is alam, and sixth word is वशट. योगात च, योगात यानी योगे, जिसको हम लोग उपपद विभक्ति कहते हैं, हम लोग कहते हैं गमकच्छ योगे द्वितीया, मतलब पर्टिकुलर अव्यय पर्टिकुलर विभक्ति को गवर्न करता है, जिसको हम लोग ग्रामर की भाषा में योगे ऐसा शब्द यूज करते हैं, इसलिए योगात च ऐसा उन्होंने कहा है. नमः योगे चतुर्थी, लास्ट वाला जो च है वो संप्रदान चतुर्थी वाला है, मतलब नमः चतुर्थी, स्वस्ति चतुर्थी, स्वाहा स्वाहा है तो चतुर्थी, स्वधा है तो चतुर्थी, अलम है तो चतुर्थी, और वषट है तो चतुर्थी. एक तो चतुर्थी संप्रदान से कहा, संप्रदान को चतुर्थी में रखो, बट सिर्फ संप्रदान को रखो ऐसा है क्या, तो उसके साथ साथ ये भी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से कहा हुआ है कि नमः यानी नमस्कार करना, सैल्यूटेशंस. ऐसा अगर कोई शब्द नमः के आगे कोई भी शब्द आता है, उससे कनेक्टेड कोई भी शब्द आता है जिसको नमस्कार करने का, वह वर्ड चतुर्थी में होना चाहिए. स्वस्ति कल्याण हो, स्टे ब्लेस्ड, किसी को आशीर्वाद देते वक्त स्वस्ति कहना है, तो जिसको स्वस्ति कह रहे हैं उसको चतुर्थी में होना चाहिए. स्वाहा और स्वधा दोनों का मतलब एक ही है, ऑफरिंग, आहुति देना. लेकिन एक भगवान लोगों को जो आहुति देते हैं वो, और उसके लिए स्वाहा है, और जो अपने पूर्वजों के लिए हम आहुति देते हैं उसको स्वधा कहते हैं. तो दोनों में आहुति है, फर्क है आप किसको ऑफर कर रहे हो. जिसको ऑफर कर रहे हो वहां पे उन्होंने दिखा है अग्नये स्वाहा, अग्नये स्वधा, तो उस तरीके से आपको समझेगा जिसको ऑफरिंग दे रहे हो वह चतुर्थी में होना चाहिए. अलम इनफ ऑफ, अलम के दो अर्थ होते हैं, इनफ ऑफ होता है, एक का केपेबल ऑफ होता है. तो उस तरीके से मीनिंग वाइज तृतीय चतुर्थी दोनों विभक्ति चलती है, यहाँ पे चतुर्थी के लिए उन्होंने कहा हुआ है. एंड वशट, वशट भी स्वाहा यही अर्थ का शब्द है, ऑफरिंग यही अर्थ का शब्द है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति चाहिए. तो इस तरीके से चतुर्थी के लिए 3 सूत्र आ गए हमारे पास. एक तो कर्मणा यम अभिप्रेति स संप्रदानम, जिसने संप्रदान क्या है कहा, फिर चतुर्थी संप्रदाने ने संप्रदान को चतुर्थी में कन्वर्ट करो ये कहा, और नम स्वस्ति स्वाहा स्वधा लम व षड योगा च, यह सूत्र ने और कभी चतुर्थी विभक्ति करनी चाहिए ये कहा. तो इस तरीके से यह सभी शब्दों को अलग करके उसके मीनिंग देख लिए, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है नमः श्री गणेशाय नमः. नमः इसको गणेश जी को इसलिए चतुर्थी में रखा है श्री गणेशाय. या स्वस्ति कहते हैं, प्रजाभ्यः स्वस्ति इंद्र नः स्वस्ति. नः यह जो फॉर्म है वो चतुर्थी का फॉर्म है, ऑप्शनल फॉर्म है. अस्मत् सर्वनाम में जो हमें पता चलता है, अस्मत् युष्मत् जो सर्वनाम है उसमें ऑप्शनल फॉर्म्स होते हैं. तो उस तरीके से ये ऑप्शनल फॉर्म में आता है जहां पे हम लोगों को नह मिलता है. मह्यम में आवाभ्याम नव अस्मभ्यम नह, तो वो वाला नह है ये. तो उस तरीके से उसको बराबर से अंडरस्टैंड करना नह को, और वो चतुर्थी बहुवचन में आने वाला फॉर्म है, इसलिए इंद्र नह स्वस्ति ऐसा लिखा हुआ है. वेदों की भाषा है, उस तरीके से ऑप्शनल फॉर्म का यूज वहां पे किया हुआ है. अग्नये स्वाहा, अग्नि ओ स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, उनके लिए जो आहुति दी गई है तो उनको चतुर्थी में रखा है. कृष्ण कंसाय अलम, और कृष्ण जो थे वो इनफ ऑफ केपेबल थे, किसके लिए, कंस के लिए. तो उम्र अगर कंपेयर करेंगे तो कृष्ण की उम्र बहुत
यंग एज में थे जब उन्होंने कंस का वध कर दिया था, बट फिर भी वो अकेले ही काफी थे, ऐसा कहने के लिए अलम यहाँ पे यूज किया हुआ है। कृष्ण कंसाय अलम, केपेबल ऑफ, ऐसा उसका प्रॉपर मीनिंग अगर हम लोग लिखेंगे तो कृष्ण इज केपेबल ऑफ कंस। एंड अग्नये वषट, यानी अग्नि में स्वाहा। इस तरीके से हम लोगों को चतुर्थी के लिए क्या क्या अलग अलग क्राइटेरियाज है वो दिखे, और उसके साथ साथ कौन सा सूत्र जाता है वो भी दिखा, और उसको हम लोगों ने प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर दिया। इसके आगे, चतुर्थी के आगे नेक्स्ट चीज हमें दिखाई देती है अपादानम पंचमी। अपादानम पंचमी जो है, यह अपादानम पंचमी में हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? तो हमें अंडरस्टैंड करना है, यस, हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि अपादानम पंचमी यानी हम लोग पंचमी विभक्ति कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में उन्होंने कहा हुआ है। एक चीज जो इसके पहले वशट भी देखा, वो वशट यानी ऑफरिंग देना है, बट वो स्पेसिफिकली किसको देना है? तो जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है, सदगति प्राप्त हुई है, उनकी आहुति के लिए वशट जनरली यूज किया जाता है, ऐसा भी एक मानना है। मतलब एक ही मीनिंग के अलग अलग शब्द क्यों है, उसका रीजन है। जैसे वृक्ष को तरुहु भी कहते हैं और पादपह भी कहते हैं, बट तरुहु क्यों कहते हैं? जो पानी के ऊपर तैरता है वो तरुहु, हम लोग तो जनरली भी यूज करते हैं। वैसे ही स्वहा, स्वधा, वशट सेम लगते हैं मीनिंग में, बट उसके अलग अलग यहाँ पर हम लोगों को दिखता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग क्राइटेरियाज है, और उसके वजह से मीनिंग वाइज चेंज होने के वजह से कहीं पे स्वस्ति, सॉरी, कहीं पे स्वाहा, कहीं पे स्वधा और कहीं पे वशट, ऐसा उन्हें अलग अलग मीनिंग यूज किया हुआ है। तो उस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं मीनिंग क्या होता है। तो जिस तरीके से हम लोग पंचमी यहाँ पे देख रहे थे, अपादानम पंचमी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अपादानम। यदि कोई पूछे कि अपादानम क्या है, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से यहाँ पे पाणिनि जी ने बताया हुआ है। हमारे दिमाग में इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये सूत्र पढ़ने के बाद, कि अब तक अपादानम कहने के बाद शॉर्टकट में हम लोग कहते थे कि सेपरेशन, जब भी सेपरेशन होता है तभी अपादानम होता है, बट वो आधा डेफिनेशन है। पूरा डेफिनेशन क्या है अपादानम का? ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो अपादानम यानी क्या? तो ध्रुवम, ये इंपॉर्टेंट है। ध्रुवम यानी अपादानम। ध्रुवम का मतलब होता है, हमें मालूम है ध्रुवम का मतलब होता है स्टेडी, स्थिर, एक जगह पर जो स्टेडी रहता है वो यानी अपादानम है। तो यहाँ पे उनको ऐसा कहना है ध्रुवम अपादानम, के जो स्टेडी है, बट कभी स्टेडी है? अपाये, अपाय मतलब अलग होना, सेपरेट होना। सेपरेशन में जो स्टेडी है वो यानी अपादानम है। तो हम लोग सिर्फ अपाय ही देखते हैं, हम लोग अपादानम मतलब अपाय, सेपरेशन इतना ही देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब भी सेपरेशन होता है तो एक चीज दूसरे चीज से दूर जाती है, एक चीज स्थिर होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो स्थिर है वो अपादानम है। विलगीकरणामध्ये जे स्थिर असतंय ते अपादानम। सेपरेशन, in separation whatever is steady is known as apadanam. For example, देवदत्त ग्रामात आयाति, देवदत्त जो है, यह देवदत्त गांव से आया। अभी ये देवदत्त गांव से जब ये आया है, अभी गांव तो उधर ही है, देवदत्त यहाँ पे आ गया, मतलब गांव स्टेडी है, स्थिर है, ध्रुवम है, इसलिए ग्राम अपादानम है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेपरेशन इज अपादानम शॉर्टकट में कहा, बट एक्चुअल में सेपरेशन में जो स्टेडी रहा वो यानी अपादानम है। तो ऐसे अपादान के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, जिसमें दिखता है हमें कि भाई दोनों में से एक दूर जा रहा है, एक स्टेडी है। अभी किसी ने ऐसा दिमाग लगा लिया तो दोनों अगर सेपरेट हो गए तो फिर उसमें किसको हम अपादान कहोगे? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अपादान यूज ही नहीं करते। तो वो भी है, दो लड़के हैं,
एक ग्राउंड पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए, उसमें अगर वो ग्राउंड से अलग हो रहे हैं ना, तो ग्राउंड अपादानम बनेगा, वो दोनों में से कोई भी एक बंदा अपादानम नहीं बनेगा। तो वो हमेशा अंडरस्टैंड करना, अगर दोनों अलग हो रहे हैं तो वो अपादानम का केस है ही नहीं। एक दूसरे से दूर हो गया ऐसा नहीं, दोनों दूर हो गए, वो अलग तरीके से हमें उसको बनाना पड़ेगा सेंटेंस को, बट वो अपादानम में नहीं आएगा। दोनों में से एक स्टेडी है और एक मूवेबल है। हाँ, दूसरे ने भी थोड़ा मूव किया, बट जो मेन मूव कर रहा है उसको हम लोग अलग पकड़ेंगे, जो थोड़ा सा मूव कर रहा है उसको हम लोग स्थिर में ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सूत्र के साथ एग्जाम्पल देते तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, अगर आपने सूत्र देखा है इससे कनेक्टेड जो है, इन दैट यू विल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी में एग्जाम्पल आया है देवदत्त अश्वात् पतति। ये जो देवदत्त गिर रहा है, फॉरेनर देवदत्त है ये, तो ये जो भी हॉर्स पे से गिर रहा है, तो इसमें हॉर्स ऐसा नहीं कि जरा भी नहीं हिल रहे, ही इज मूविंग, बट एक्चुअल अपादान वो स्थिर है। फिर भी गिरने की क्रिया किसके वो वजह से हो रही है, यहाँ पे अश्वात। तो अश्व जो है, वो अश्व यहाँ पर क्या है, तो अश्व यहाँ पर अपादान है, बिकॉज वो स्थिर है और देवदत्त मूव हो रहा है। तो समवेयर वी शुड अंडरस्टैंड दिस बेसिक डिफरेंस ऑफ अपादान। मतलब कहते वक्त भी अगर हम लोग बराबर से कहेंगे ध्रुवम अपाये अपादानम, देन वी विल हिट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अपादान। सिर्फ सेपरेशन कहने से क्वेश्चन आता है, सेपरेट तो दो चीजें हो रही है। वृक्षात फलम पतति, अभी झाड़ और फ्रूट दोनों का सेपरेशन हो रहा है, फिर अपादानम कौन, तो हम लोग बोलते ट्री को बोलेगा। क्यों, वो क्यों का आंसर है ध्रुवम अपाये अपादानम, बिकॉज ट्री स्टेडी है और फ्रूट जो है वो मूव हो रहा है। तो जो स्टेडी है, जो ध्रुवम है, वो ही अपादानम है। और कौन सी क्रिया में, अपाये, सेपरेशन में। तो इस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करने के लिए आसान जाता है अपादाने पंचमी। तो जो अपादान रहेगा उसको पंचमी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से हमें दिखाई देता है, पता चल जाता है। उसके बाद अधिकरणम सप्तमी, मे बी समवन विल से सर ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर तो हमने स्टार्टिंग में भी चेंज किया था, प्रथमा के बाद संबोधन लिया था, क्योंकि संबोधन एक्चुअल कारक नहीं है, बट जो करता है प्रथमा में कहते हैं उसको ही हम लोगों ने जब बुलाते हैं तभी संबोधन कर दिया है। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं षष्ठी को स्किप करके सप्तमी यहाँ पर ली है। तो रीजन है षष्ठी कारकों में नहीं आता है, जैसा संबोधन नहीं आता है, इसलिए उसको स्किप किया है। बट उसके बारे में कहा है, विभक्ति अर्थ प्रकरण में उसके बारे में कहा है, तो वो आखिर में देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे अधिकरणम सप्तमी। और जब भी हम लोग अधिकरणम सप्तमी ऐसा कह रहे हैं, तभी अधिकरणम सप्तमी के अंदर क्या दिखता है हमें, तो अधिकरण शब्द है उसको अंडरस्टैंड करना है। सप्तमी फिर भी परिचित का शब्द है, अधिकरण में तो बहुत सारी बातें आती है, तो कौन से अधिकरण है, क्या अधिकरण है, वो चीज हम लोगों को बराबर से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज अधिकरणम, तो उसके लिए आंसर आता है पाणिनि जी के पास से, आधारोधिकरणम, पहले अध्याय चौथे पाद का 45वां सूत्र। आधारो अधिकरणम, आधारः अधिकरणम, तो आधार जो होता है, जो बेस होता है, वो अधिकरण होता है। बट इससे बुरा आइडिया आता नहीं हम लोगों को, तो अंडरस्टैंड करते हैं अधिकरणम को और डिटेल में। तो तीन प्रकार के अधिकरणम है, एक है औपश्लेषिक, दूसरा है वैषयिक और तीसरा है अभिव्यापक। ये जो तीन प्रकार के अधिकरण है, ये तीनों प्रकार के अधिकरण को हमें उसके उदाहरण से अंडरस्टैंड करना है, तो ही हमें पता चलेगा कि क्या होता है अधिकरणम। जैसे कि औपश्लेषिक अधिकरणम में पहला एग्जाम्पल है बालकः कटे आस्ते। बालकः कटे आस्ते, कटे यानी चटाई के ऊपर, बालक जो है वो चटाई के ऊपर है। नाउ व्हेन दे आर सेइंग बालक इज ऑन
मैट्रेस और चटाई के ऊपर है, तभी हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे जो चटाई है उसका उसने आधार लिया है, उसके ऊपर है वो, इसीलिए औपश्लेषिक ऐसा उसको कहा गया है यहाँ पर। इसी के साथ साथ और एक एग्जांपल से हम लोग को और क्लियर हो जाएगा। महिला स्थाल्याम ओदनम पचती। महिला जो है वो स्थाली में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं थाली, उसमें ओदनम पचती, ओदनम यानी राइस, एंड पचती यानी उसको कुक करना, पकाना। तो उस तरीके से कोई एक महिला है जो स्थाली के अंदर क्या कर रही है, तो स्थाली के अंदर वो जो है वो राइस को कुक कर रही है। तो यहाँ पर दो चीजों का नजदीक का संबंध आ रहा है। वो आधार है बट बहुत नजदीक है। बालक और चटाई एकदम नजदीक नजदीक है, ओदनम और स्थाली एकदम नजदीक नजदीक है। तो औपश्लेषिक में उप और श्लेष ऐसे दो शब्द है। उप का मतलब होता है नजदीक और श्लेष का मतलब होता है संबंध। तो जब भी नजदीक का संबंध आता है और वो आधार होता है तभी वो अधिकरणम कहा जाता है। बालक कटे आस्ते, कट और बालक एकदम नजदीक का संबंध है। एंड स्थाल्यम ओदनम, थाली में ओदन राइस, उसका नजदीक का संबंध है, इसलिए वो आधार जो है उसको हमने अधिकरणम कहा हुआ है। उसी तरीके से वैषयिक, वैषयिक ऐसा भी जो आता है अधिकरणम, उसमें विषय महत्व का शब्द है, और जब भी कोई विषय के संबंध का आधार होता है तभी उसको वैषयिक आधार अधिकरणम ऐसा कहा जाता है। उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, हम लोग कह सकते हैं मोक्षस्य इच्छा अस्ति, कहने के लिए हम लोग कह सकते हैं। बट अगर हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो मोक्ष यहाँ पे आधार है इच्छा का, इसलिए वो अधिकरण है। बट वो कैसा अधिकरण है, वैषयिक, बिकॉज वो विषय है, इट इज अ सब्जेक्ट कि मुझे वो ऑब्टेन करना है। गणिते रुचि ही अस्ति, गणित एक सब्जेक्ट है, मतलब पढ़ाई का सब्जेक्ट नहीं, तत्वज्ञान की भाषा में देखेंगे तो गणित यह एक विषय है और उसमें मुझे इंटरेस्ट है, गणित में मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए वो वैषयिक आधार हो गया। एंड काव्य नैपुण्यम अस्ति, कविता में इसका नैपुण्य, कौशल्य, एक्सपर्ट मास्टरी है, ऐसा हम लोग कहते हैं, तो वो वैषयिक हो गया। तो हम लोग बहुत बार देते हैं ना कुशल, निपुण, ये सभी शब्द सप्तमी को गवर्न करते हैं, उसका रीजन है वो वैषयिक जो है अधिकरणम होता है। और तीसरा है अभिव्यापक। इतना बारीकी से सोचा है हम लोग को समझ में आता है। आज तक अधिकरणम आधार, अधिकरणम लोकेशन हो गया, अधिकरण आ गया, ऐसा कहते हैं। बट उसमें आपको दिखेगी कि डिफरेंस कैसा है। आगे भी थोड़ा सा और अलग तरीके से इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, पहले अभिव्यापक अंडरस्टैंड करते हैं। तिलेषु तैलम, तिल के अंदर तेल, तो तिल के अंदर तेल होता है हम लोग को मालूम है, बट कितना तेल होता है क्या अलग करके दिखा सकते हैं क्या? नहीं, तिल में पूरा तेल भरा हुआ है, अभिव्यापक है। तो इस तरीके से कंप्लीटली ऑक्यूपाइड करना, तभी तरीके से उसको व्याप्त करना, उसको अभिव्यापक कहते हैं। ऐसे टाइम पे भी अधिकरण होता है। तो ये आपको अलग अलग अधिकरण के डेफिनेशंस डिटेल में अंडरस्टैंड करने को मिलते हैं। शर्करायाम माधुर्यम निकाल के रख दिखा सकते हैं कि ये चक्कर अलग है, उसके अंदर का ये स्वीटनेस अलग है। कंप्लीटली ऑक्यूपाइड है। सर्वस्मिन आत्मा, तर्क संग्रह भी पढ़ेंगे, तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र पढ़ेंगे। आत्मा किधर है ऐसा पूछने के बाद वो लोग भी आंसर नहीं दे सकते। वो लोग बोलते सर्वस्व आत्मा, पूरे शरीर में सब जगह पे आत्मा है। हार्ट आप दिखा सकते हो कि चलो लेफ्ट हैंड साइड पे है, ब्रेन दिखा सकते हो कि चलो मगज के अंदर है, बाकी सब कुछ बता सकते हो, बट कैन एनीवन से आत्मा किधर है, बॉडी के कौन से पार्ट में है? सर्वस्मिन, पूरे शरीर के अंदर है वो आत्मा। तो इस तरीके से वो व्याप्त है, अभी व्यापक है, इसीलिए वहां पे उसको अधिकरण कहा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अधिकरण कितना है। बहुत लोग शॉर्टकट में कहते हैं अधिकरण मतलब लोकेशन। अभी अधिकरण मतलब लोकेशन कहने के बाद कंफ्यूजन होता है, बिकॉज
छात्र शालाम गच्छति, तो शाला भी यहाँ पे लोकेशन है, तो उसको अधिकरण कहेंगे क्या? ना उसमें नजीक का संबंध है, ना यहाँ पे वैषयिक हो गया है, ना अभिव्यापक है, इसलिए वो द्वितीय में रहता है, वो कभी भी अधिकरण बनता नहीं है। तो उस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है। अधिकरण तो है जो आधार होता है, बट उसमें ये तीन अलग अलग प्रकार है, औपश्लेषिक, वैषयिक एंड अभिव्यापक। और ये एग्जाम्पल से ज्यादा हमें समझ में आता है कि किस तरीके से उन्होंने यह सब बातें की हुई है। अभी अधिकरण यानी क्या वो अंडरस्टैंड किया, उसके टाइप्स अंडरस्टैंड कर दिए, फिर ये अधिकरण का करना क्या है, तो उसके लिए कहा हुआ है अगले सूत्र में सप्तम्याधिकरणे च। अभी सप्तम्याधिकरणे तक ठीक था, ये च क्यों ऐड किया वो तो देखेंगे ही, बट सप्तम्याधिकरणे में मतलब आता है सप्तमी अधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये उनको कहना मतलब जिसके पहले जो तीन पार्ट देखे वो तीनों पार्ट का जब भी अधिकरण होता है, औपश्लेषिक, वैषयिक या अभिव्यापक, तो तीनों कंडीशंस में क्या होता है, आधार जो होता है वो अधिकरण होता है, और उस अधिकरण का सप्तमी करना यह सूत्र ने कहा। बट इतना ही कह के ये सूत्र रुका नहीं है, सप्तम्याधिकरणे चतुर्थी संप्रदाने उतना ही कह के वो रुक गया, अपादाने पंचमी उतना कह के ये रुक गया, बट इसने सप्तम्याधिकरणे च ऐड कर दिया, और सप्तमी अधिकरण मतलब और मतलब कुछ तो है, तो वो अनुवृत्ति से पता चलता है। इसके पहले के सूत्र में दूरांतिकार्थेभ्यः द्वितीया च ऐसा सूत्र है, वो पूरे सूत्र में से जो उसका पहला शब्द है दूरांतिकार्थेभ्यः उसकी अनुवृत्ति होती है, और पूरा सूत्र बनता है दूरांतिकार्थेभ्यः सप्तम्याधिकरणे च। तो वो दूर अंतिक, दूर मतलब लॉन्ग, अंतिक नजदीक, तो दूर या नजदीक ऐसे अर्थ के भी जो शब्द होते हैं उनका भी सप्तमी होता है। जैसे ग्रामस्य दूरे शाला वर्तते, ग्रामस्य समीपे नदी वर्तते, अंतिके कहो समीपे कहो, समझने के लिए अलग अलग वर्ड किए। तो इसमें जो दूर यह अर्थ का शब्द है, समीप यह अर्थ का जो शब्द है उसको सप्तमी में यूज किया है, अंतिका को सप्तमी में यूज किया हुआ है। इस तरीके से सप्तम्याधिकरणे च में जो च है वो ये कहता है कि अधिकरण को तो सप्तमी करो, प्लस ऐसे शब्दों को भी जो दूर और अंतिक अर्थ के शब्द है। अभी समीप तो डायरेक्टली शब्द सूत्र में नहीं दिया, बट वो अर्थ का है, अंतिक अर्थ का ही आता है, इसलिए उसकी भी सप्तमी हम लोग कर सकते हैं जब भी उसको सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। प्रथमा हो गई, संबोधन हो गया, द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी हो गई, अभी बचा क्या, तो एक ही चीज बची है, षष्ठी। तो उसके लिए कहा गया है संबंध षष्ठी, संबंध षष्ठी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वाई संबंध षष्ठी, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो संबंध क्या है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, विच संबंध दे आर टॉकिंग अबाउट, कौन से संबंध के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे चार अलग अलग संबंध दिए हैं। स्वस्वामी भाव संबंध, अवयव अवयवी भाव संबंध, जन्य जनक भाव संबंध एंड प्रकृति विकृति भाव संबंध। ना स्वस्वामी संबंध मतलब मम पुस्तकम, मम शाला, मम गृहम, तातस्य गृहम, मातुः धनम। तो उस तरीके से आप कोई भी स्वस्वामित्व, ओनरशिप जहां पे दिखती है वो यानी संबंध होता है स्वस्वामी भाव संबंध। मम बाइक यानम, मेरी बाइक, तो उस तरीके से यहाँ पर स्वस्वामित्व, किसी और का भी स्वामित्व होगा तो चलेगा, यहाँ पे स्व दिया है बट स्वामी भाव संबंध ऐसा भी कह सकते हो, नॉट नेसेसरी हमेशा सिर्फ मेरा ही कुछ रहेगा तो हम लोग उसको संबंध कहेंगे, बट किसी और का, तातस्य गृहम भी चलेगा, मातुः धनम भी चलेगा। अवयव अवयवी भाव संबंध दूसरा है जिसमें वृक्षस्य पर्णानि,
झाड के पत्ते, झाडाची पाने. तर अशा प्रकारे वी कॅन सी इट इज सेम यूजफुल अकॉर्डिंगली विच वी कैन सी एवरीवेयर. तो उस तरीके से हम लोग को दिखाई देता है कि इसका यूज भी जो है वो इसी तरीके से होता है. जन्य जनक भाव इज दशरथस्य पुत्र. दशरथाचा मुलगा, दशरथ ने उसको होने के लिए कारण है, इसलिए वो उसके जनक है. और उसके जो पुत्र है, पुत्र वर्ड जन्य है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने दशरथस्य पुत्र ऐसा शब्द यूज किया है. और प्रकृति विकृति भाव में दिखाई देता है दुग्धस्य पायसम. प्रकृति यानी मूल स्वभाव, विकृति यानी उसमें बदल. तो दूध जो था वो नॉर्मल था, और पायस यानी खीर करने के बाद ये दूध जो है, वो दूध जो यहाँ पे है वो बदल गया हुआ है, इसलिए दुग्धस्य पायसम ऐसा शब्द उन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ हमें दिखाई देता है, दुग्धस्य पायसम. तो यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव हमें दिखाई दे रहा है कि मट्टी है और उसका घट बना दिया, मृत्तिका घटम. तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, प्रकृति विकृति भाव दिखाई दे रहा है. तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संबंध में ये चार जो संबंध है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और ये चार संबंध हम लोगों ने ये करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद आगे हमें क्या करना है, तो ये जब भी चार संबंध रहेंगे उसके लिए षष्टि शेषे, यह सूत्र से षष्टि करना है. षष्ठी शेषे दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 50वां सूत्र है, जिसमें उन्होंने ये चीज कही हुई है. हमें अंडरस्टैंड करनी है कि बचा हुआ जो कुछ भी है उसको आप षष्ठी में रख दो, बचा हुआ जो कुछ भी है उसको षष्ठी में रख दो. इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे षष्ठी शेषे ऐसे सूत्र में कहा हुआ है. यहाँ पे जो चारों संबंध है इसके पहले देखिए, उसका मिलकर एक बेसिक एग्जाम्पल बनाया हुआ है जो आपको सभी संबंध को अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा. मोर देन मीनिंग यू कैन गो विद द बेस ऑफ दोज सिचुएशंस. दशरथस्य पुत्रः वृक्षस्य पर्णानि दृष्ट्वा दुग्धस्य पायसम पीत्वा मम पुस्तकम गृह्णाति. दशरथ का लड़का राम झाड़ के पत्ते देखकर, दूध से बना हुआ खीर खाकर मेरा पुस्तक लेता है. इसमें बताना है दशरथस्य, यह जो है वो षष्ठी है क्योंकि उसमें जन्य जनक भाव है. वृक्षस्य पर्णानि में वृक्षस्य जो है वो षष्ठी में है क्योंकि यहाँ पे अवयव अवयवी संबंध है. दुग्धस्य पायसम में दुग्धस्य षष्ठी है बिकॉज उसमें हमें दिखता है कि जो दूध से बना हुआ पायस है तो प्रकृति विकृति भाव है. और मम पुस्तकम, यहाँ पे मम पुस्तकम जो है मेरा पुस्तक, तो उस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि समवेयर ये जो है वो नथिंग बट इट इज रिलेटेड विथ स्वस्वामित्व. तो यहाँ पर पहला हो गया हम लोगों का जन्य जनक भाव संबंध. उसके बाद हो गया यहाँ पे वृक्षस्य पर्णानि यानी अवयव अवयवी संबंध. यहाँ पे प्रकृति विकृति भाव संबंध और यहाँ पे स्वस्वामित्व संबंध. इसलिए सभी शब्द को हमने क्या किया हुआ है, यह सभी शब्द को हमने षष्ठी में रखा है क्योंकि षष्ठी शेषे ऐसा उन्होंने कहा है. षष्ठी शेषे में सिर्फ इतना ही आ गया ऐसा नहीं कि संबंध है, बाकी सभी कारक जो है कर्ता कर्म करण संप्रदानम अपादानम अधिकरणम, इन सबको छोड़कर जो बचा हुआ है, इन सभी को छोड़कर जो बचा हुआ है उनके लिए उस तरीके से हम लोगों को दिखता है कि वो क्या है. तो वो सभी जो है ये सभी 6 को छोड़कर जो क्रिया के साथ कनेक्टेड ही नहीं है वो यानी षष्ठी शेषे है. बाकी सब क्रिया से कनेक्टेड रहते हैं. जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तुरंत ये गृह्णाति, यहाँ मेन क्रिया क्या है, गृह्णाति यानी लेना. तो यहाँ पे रिसीव करना ऐसी गृह्णाति क्रिया है. बट अभी यहाँ पे गृह्णाति, क्या गृह्णाति पूछेंगे तो पुस्तक बोलेंगे हम लोग, कह गृह्णाति बोलेंगे तो राम बोलेंगे,
बट इफ वी ट्राई टू मेक अरेंजमेंट के दशरथ जो शब्द है उसको अगर हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे गृह्णाति के साथ, तो क्या वो कनेक्ट होगी क्या? दशरथस्य गृह्णाति अगर मैंने इतना ही कह दिया, सो विल इट बी यूजफुल क्या? ये पता चलेगा क्या हम लोगों को? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। दशरथस्य गृह्णाति ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा, तो जो सेंटेंस है मेरा वो नहीं बन पाएगा बराबर, इसलिए वो क्रिया से कनेक्टेड नहीं है। या फिर नेक्स्ट ट्राई करता हूं मैं इसको अंडरस्टैंड, मतलब इसको चेंज करने के लिए, समझने के लिए हम लोग वृक्षस्य वर्ड को ये करने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वृक्षस्य गृह्णाति कुछ मीनिंग बनता है क्या? वृक्षस्य गृह्णाति नहीं, पर्णानि गृह्णाति, इट्स ओके, ये पर्ण की इच्छा की है, इसलिए यहाँ पे पर्णानि शब्द जो है वो दृष्टवा आगे जो वर्ड है उससे कनेक्टेड हो जाएगा, तो एटलीस्ट वहां की क्रिया से वो पर्णानि कनेक्टेड है। बट वृक्ष से दृष्टवा कुछ बनता है क्या? नहीं, आधा अधूरा होता है। तो जिस तरीके से जो क्रिया से कनेक्टेड नहीं है उसको हम लोग शेषे, षष्ठी शेषे में डालते हैं। तो यहाँ पे ना वो कर्ता है, ना करणम है, ना अधिकरणम है, ना वो संप्रदानम है, ना अपादानम है। ऐसे कंडीशन में वो क्या है? तो षष्ठी शेषे, तो उसको हम लोग षष्ठी में डालेंगे। इस तरीके से हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि ये क्रिया के साथ रिलेटेड नहीं रहता है, और जब भी कोई कारक नहीं रहता है तभी षष्ठी शेषे, इस तरीके से ये षष्ठी शेषे में आ जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिखने में बहुत छोटा सूत्र है, बोलते वक्त षष्ठी तो हम लोग को डायरेक्टली आ जाती है बनाने के लिए, बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें ये चीज बहुत बराबर से अंडरस्टैंड करनी है। व्याघ्रस्य भयम, यह बराबर है या व्याघ्रात भयम बराबर है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो शेर से डर, उस तरीके से ऑलरेडी उसमें पंचमी आता है, ऐसे कंडीशन में हमको पंचमी ही करना है। बट जब भी अगर नहीं होती है ये पंचमी, तभी ऐसे कोई केस आती है तो हम लोग षष्ठी यूज करते हैं। तो उस तरीके से जहां पे स्पेसिफिक कारक दिया है आपको वही यूज करना है। बट जब भी कोई कारक में नहीं बैठता है तभी वो षष्ठी में आ सकता है। अगर किधर बैठ रहा है तो पहला वो प्रेफरेंस दो, किधर नहीं बैठ रहा है कोई कारक में तो षष्ठी में लेके आओ चलेगा। अदरवाइज बाकी किधर जगह है उसकी, मोक्षे इच्छा हो रही है, वो वहां पे हमें वैषयिक मिल रहा है, आधार, उसको सप्तमी रखेंगे, मोक्षस्य इच्छा। गलत नहीं है बोलना, हम लोग भाषा के हिसाब से बोल सकते हैं, बट अगर हम लोग ग्रामेटिकली सोचेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड षष्ठी शेषे लास्ट में वो आता है, पहला प्रेफरेंस बाकी सबको आता है, और उसी तरीके से हम लोग को ऑर्डर फॉलो करते करते आना है। जब भी कोई कारक नहीं तभी षष्ठी, जब भी वो क्रिया से कनेक्टेड नहीं तभी षष्ठी। उस तरीके से हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तरीके से यदि हम लोग देखेंगे तो जितना भी हम लोगों ने यह 2 दिन में, मतलब ऐसे 2 दिन में जहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, वैसे टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमने इतने सूत्रों को गो थ्रू किया है। सिर्फ एक सूत्र स्किप किया है, अकथितम च, बिकॉज अगर वो लेंगे तो अपना ड्यूरेशन भी बढ़ जाता था, और अकथितम च है, इसीलिए भी हमने वो सूत्र को इंक्लूड नहीं किया। अदरवाइज वी हैव डन विद ऑल द सूत्रास, प्रथमा से लेके संबोधन तक हम लोग गए, अलग अलग सूत्र देखे, क्रैश कोर्स है, उस तरीके से हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। एवरीथिंग वी हैव डन इट, सो वी कैन से नाउ इति विभक्त्यार्थाः, ये विभक्ति प्रकरणम या कारक प्रकरण जिसको कहते हैं वो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। जैसे कल भी अनाउंसमेंट किए थे, वन मोर टाइम वी वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू that we are starting in the second week of January many more courses with us। उसमें पाणिनीय संधि प्रकरणम भी है, किस तरीके से पाणिनि जी ने संधि तीनों, अच संधि रहे, हल संधि रहे, विसर्ग संधि रहे, कैसे बताई है, वो सेम फॉर्मेट में जैसे आपने कारक अभी देखा उसी फॉर्मेट में, उसी प्रेजेंटेशन के साथ, विथ स्किल्स, विथ एग्जांपल्स एंड टेस्ट, एवरीथिंग वी आर कंडक्टिंग, विथ सर्टिफिकेट यू आर गेटिंग। वैसे ही पाणिनीय समास प्रकरणम भी हम लोग कंडक्ट करते हैं, तो वो भी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। इवन ये सीखने के बाद किसी को लगता नहीं मेरा स्कूल लेवल का ही अब तक इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी बेस ही नहीं है अच्छा,
तो हम लोग किस तरीके से आगे जा सकते हैं? ऐसा अगर डर किसी को है, तो उनके लिए हम लोगों ने स्कूल लेवल का समास प्रकरणम या प्रत्ययानी है, वो भी हम लोग कोर्सेस कंडक्ट करते हैं। और जिसको कुछ भी नहीं, हम लोग को सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए संस्कृत सीखना है, ज़्यादा डिटेल में भी अभी नहीं जा सकते हैं, तो वैसे भी कोर्सेस अवेलेबल हैं। और जिसको संस्कृत अच्छा खासा आता है या फिर संस्कृत अभी सीख ही रहे हैं, बट उसके साथ-साथ फॉरेन लैंग्वेज भी सीखना है, तो उनके लिए जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश अवेलेबल है। सो यू कैन गो अहेड इन द वाइड फ्यूचर के उस तरीके से आप जा सकते हो कि भाई हम लोग को एक फॉरेन लैंग्वेज भी आती है। तो ऐसा अगर किसी को भी कुछ डिटेल चाहिए तो नीचे नंबर दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस, वी विल गेट बैक टू यू, और उस तरीके से आपको हम लोग बता देंगे, इंफॉर्मेशन दे देंगे। एंड देयर आर मेनी पार्टिसिपेंट राइट नाउ हु आर अटेंडिंग दिस सेमिनार, दे आर पार्ट ऑफ दिस कोर्सेज, बिकॉज ये नए चालू कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वी आर रनिंग दिस फ्रॉम पास्ट 5 months, and there are many participants from our this crash course only, they are attending everything, and somewhere they are demanding कि ये चालू करो, वो चालू करो, and we are going for the different courses. So in this way, thank you so much for attending this seminar. Your certificates are almost ready. We will definitely send you all the certificates. Thank you so much for attending this seminar.